नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, एक तरफ नागपुर में शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसका आज छठा दिन है। दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। इसलिए राज्य के 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। देखा जा रहा है कि छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक समेत राज्य के सभी जिलों के सरकारी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। ऐसे में संभाजीनगर और नासिक जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सुबह जोरदार विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल शुरू कर दी है। राज्य सरकारी, अर्ध सरकारी, शिक्षक, गैर शिक्षक समन्वय समिति महाराष्ट्र राज्य ने राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। चूंकि इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी हिस्सा लेंगे, इसलिए आशंका है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। अकेले नासिक जिले में जिला अस्पताल, सभी ग्रामीण अस्पताल, उप जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, डिविजनल रेफरल अस्पताल की नर्सों के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। सरकार से बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकलने पर भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इसीलिए उसका असर सरकारी सेवाओं, विशेषकर रोगी सेवाओं पर पड़ेगा। चूंकि छत्रपति संभाजीनगर शहर में घाटी अस्पताल के सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसका मरीजों पर असर देखने को निश्चित प्रभाव से मिल रहा है। दूसरी खबर, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीसीबी हॉस्टल में कमरा नंबर 68 में बम फट गया। बम फटने से प्रभात नाम का एक छात्र घायल हो गया है। उसका एक हाथ का पंजा उड़ गया है और सीने में भी बम के छर्रे गिर गए हैं। पीसीबी के इस कमरे में छात्र कब्जा करके अवैध रूप से रह रहा था। मौके पर पहुंची कर्नलगंज थाना पुलिस जांच के जुट गई है। घायल छात्र के इलाज के लिए एसएनआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बम फटने के बाद वहां पर आसपास हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। छात्रों के सहयोग से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीसी बनर्जी छात्रावास में रह रहे एक छात्र ने बुधवार को कथित तौर पर बम बनाते समय विस्फोट होने से दाहिना हाथ बुरी तरह से घायल हो गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसे गंभीर हालत में एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए का छात्र प्रभात यादव पीसी बनर्जी छात्रावास में रहता है और शाम 6 बजे वह कथित तौर पर बम बना रहा था, तभी अचानक विस्फोट होने से गंभीर रूप से वह घायल हो गया है। उन्होंने बताया कि छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि घटना में एक अन्य छात्र को मामूली चोट भी आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तहरीर पर प्रभात यादव के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पहले भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। कई छात्रों के गुट पर छात्रावास में अवैध काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। अगली खबर, लोकसभा में सुरक्षा में बुधवार को हुई कोई चूक के मामले में गुरुवार को भी लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष सरकार की तरफ से जवाब की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे भी लगाए गए, जिस पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था से सरकार का संबंध नहीं है, यह जिम्मेदारी मेरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर अराजक स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया, लेकिन सदन में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रखने पर बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। गुरुवार को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सरकार के जवाब और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। विपक्षी सांसदों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि कल जो घटना हुई उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है। हम सब जानते हैं कि यह पूरा क्षेत्र संसद सचिवालय के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। इसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है। सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं करती है, हम सरकार को करने भी नहीं देंगे। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि गलत परिपाटी मत डालिए, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और भविष्य में ऐसा ना हो उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे, यह संसद का क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है। राजनाथ सिंह भी बुधवार की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जो हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, सबने उसकी भर्त्सना की है, लेकिन आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। अगली खबर, राज्यसभा में गुरुवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को गलत बर्ताव के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में अपमानजनक कदाचार के लिए शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित का प्रस्ताव पारित किया। राज्यसभा के सभापति के अनुसार डेरेक ओब्रायन ने संसद में वेल में प्रवेश किया, नारे लगाए और सदन की कार्यवाही बाधित की, क्योंकि विपक्ष ने कल की सुरक्षा उल्लंघन की घटना का मुद्दा उठाया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को सभापति ने तुरंत सदन से निकल जाने का आदेश दिया।
संसद की सुरक्षा के संबंधी मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष ने 28 सदस्यों के नोटिस दिए थे, लेकिन सभापति के नियमों ने हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद विपक्ष ने सांसद सभापति के आसन पर ठीक सामने वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। सुबह 11 बजे सभा के सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई सांसद संसद की सुरक्षा चर्चा चाहते थे। हालांकि सदन की कार्रवाई अनुरूप कई सांसदों एवं मंत्रियों से संबंधित विभागों व मंत्रालयों की रिपोर्ट पर सदन पटल रखी गई है। इस दौरान सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे। इसके बाद चर्चा का समय प्रारंभ होते ही विपक्ष ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सभापति ने सदन की जानकारी देते हुए बताया कि विपक्ष पर चर्चा के लिए नियम 267 के अंतर्गत 28 नोटिस मिले हैं। चर्चा के लिए दिए गए इन नोटिसों की मांग की गई थी कि राज्यसभा के अन्य कार्यों को स्थगित कर दिया जाए और संसद की सुरक्षा की बात की जाए। सभापति ने सदन में बताया कि वे इस नोटिस की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसके बाद वे कई विपक्षी सांसद अपने स्थान पर खड़े हो गए और राज्यसभा सभापति के आसन के समीप पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। अगली खबर, यूपी पंजाब समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते शीतलहर भी चल रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में पारा काफी गिरने लगा है। यूपी की बात करें तो यहां तापमान लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आने से लोगों को कड़ाके की ठंड का अनुभव होने लगा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा में तापमान लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते दिन यानी कि बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ है। इस सीजन की सबसे ठंडी रात गुजरी है। दिसंबर की शुरुआत होते ही यूपी में लगातार तापमान गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन में धूप निकल रही है तो वहीं शाम को सर्दी बढ़ने लगती है। 14 दिसंबर आज यानी पश्चिमी और पूर्वी यूपी के भाग के मौसम के शुष्क आसार हैं। इस दौरान जिलों के अलग अलग जिलों पर घने कोहरे की चादर छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक यूपी के अधिकतम व न्यूनतम टेम्परेचर में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। 15, 16, 17, 18 दिसंबर को समयावधि मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। गुरुवार यानी आज की सुबह पश्चिमी यूपी में उत्तरी भागों में कुछ जगह व पूर्वी यूपी की तरह इलाकों में अलग अलग जगहों पर घना कोहरे की आसार थे। अगली खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार को 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एसी बसों की संख्या 1300 हो गई है। सीएम केजरीवाल ने इस मौके पर सभी दिल्ली वासियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर आज से 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें और उतर रही हैं। दिल्ली में ई बसों की संख्या अब 1300 हो गई है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि देश की कई अन्य शहर में इतनी अधिक इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बस होंगी। एक अधिकारी ने बताया कि जनवरी 2022 में दिल्ली में कम से कम 800 इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ रही हैं। इसमें अब तक 34,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका गया है। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 2025 तक कुल 10,480 बसें हो जाएंगी। हर साल 4.67 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोकने में मदद करेगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय का राजीव गांधी सभागार में 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की हुई है। बैठक में दिल्ली से मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कमलनाथ अभी छिंदवाड़ा के दौरे पर है, इसलिए वे बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। भंवर जितेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला नेता प्रतिपक्ष के चयन का फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा लिए जाने के प्रस्ताव रखेंगे, जिस पर विधायकों की सहमति भी ली जाएगी। बताया जा रहा है कि आज देर रात या कल तक नेता प्रतिपक्ष का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला सभी विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं और ना ही रिटायर हो रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।